जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका अनावरण किया नहीं था। से ही ये संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री जी के में आया तो 2 दिन बाद ही वहाँ से आदेश आ गया कि वहाँ पर गुर्जर शब्द को ठीक कर दिया जाए। नहीं, ये तो सत्य है, इसको कौन इंकार करता है। जहाँ जिस जाति का बाहुल्य उसको वहाँ टिकट दिया जाता है, हर दल देता है। ये जगह है दादरी और ये वही मूर्ति है सम्राट मिहिर भोज की लेकर, जिसके नाम के आगे गुर्जर लगाने को लेके कुछ महीने पहले काफ़ी विवाद हुआ था और दादरी में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी भी बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है धीरज मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। इस समय हम लोग विधानसभा चुनाव का आकलन करने के लिए, एक तरीके से मतदाताओं के मन को समझने के लिए दादरी यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी पढ़े लिखे जानकार लोगों का, शिक्षकों का, यूपीएससी एस्पिरेंट और छात्रों का यहाँ पे एक पूरा पैनल है। हम लोग उनसे ये पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दादरी में जो ये विवाद खड़ा हुआ था कुछ दिनों पहले कि इनके नाम के आगे गुर्जर हटा दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे इसी मूर्ति का अनावरण करने के लिए और तभी ये विवाद उठा था और तब से लेकर के इस समय दादरी में जी मैं देख रहा हूँ। तो तब से ये दादरी में ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हमारे साथ इस समय गुर्जर विद्या सभा के अध्यक्ष हैं राधाचरण भाटी जी और उसके साथ में ही अन्य लोग, कई सारे लोग। ये वही विद्यालय, ये कॉलेज है जहाँ के कई सारे यहाँ टीचर भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम इन सारे मसले पे बातचीत करने के लिए समझने की कोशिश करेंगे। सर, एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अगर आप समझा सकें कि आज से कुछ महीने पहले जो यहाँ पे मामला उठा था वो क्या था और कैसे ये इतने बड़े विवाद का रूप ले लिया और एक तरीके से दादरी में जो है गुर्जर बनाम ठाकुर की राजनीति होने लगी। दरअसल हमारी गुर्जर विद्या सभा इन 6 शिक्षण संस्थानों को चलाती है। उसमें ये तय हुआ कि ये स्टैचू लगी हुई थी, कोरोना काल में इसका वो नहीं हो पाया शिलान्यास, तो इसमें तय हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इसका अनावरण कराया जाए। उस प्रोग्राम को लेने के लिए हम लखनऊ चले गए और माननीय योगी जी ने हमको ये प्रोग्राम दे दिया। यहाँ आकर के हमने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया और यहाँ पर भारी संख्या में विभिन्न प्रांतों से गुर्जर समुदाय के लोग बड़ी संख्या में आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ शरारती तत्व भी कह सकते हैं और उनको कुछ करनी सेना से जुड़े हुए 2-4 लोगों ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की और ये कुछ शरारती तत्वों द्वारा रात के अंधेरे में इस पर कुछ लिखा पढ़ी जो हुई है उल्टी सीधी वो हो गई। बाकी ना यहाँ राजपूतों का और गुर्जरों का कोई विवाद पहले था ना अब है और यहाँ पर ये कार्यक्रम सबने मिलजुल के किया और मेरे साथ राजपूत समाज के 2 जिलों के अध्यक्ष माननीय ये क्या नाम इनका राणा जी हैं इससे घोड़ी गांव से और हमारे देवेंद्र खटाना जी हैं और ये सब मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलकर बैठे। इन्होंने कहा हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, गुर्जर शब्द लिखा रहे, गुर्जरों का विद्यालय है, गुर्जरों ने बनाया है, स्टैचू गुर्जरों ने तैयार किया, हमें इस पर कोई विवाद नहीं। जैसा कि मैं अभी देख रहा हूँ कि यहाँ पे गुर्जर शब्द लिखा हुआ है, लेकिन उस समय जब मुख्यमंत्री आए थे तो ये शब्द लिखा था कि नहीं लिखा था, ये हटा दिया गया था, क्या हुआ था वो थोड़ा समय उस पर स्पष्टीकरण दीजिए। वही तो बिंदु है। उस समय ये शब्द जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका अनावरण किया नहीं था। अब इसको किसने मिटाया, इसकी जांच के लिए हमने पुलिस प्रशासन की यहाँ पर बहुत भारी सुरक्षा लगी हुई थी। कैसे ये हुआ इसकी हमने जांच की भी मांग की है, लेकिन वो जांच नहीं हुई। लेकिन ये बाद में जैसे ही ये संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री जी के में आया तो 2 दिन बाद ही वहाँ से आदेश आ गया कि वहाँ पर गुर्जर शब्द को ठीक कर दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ ये भी बता दें दर्शकों को कि आप जो है भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये जैसे कई सारे तथ्य निकल के आ रहे थे कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये शब्द हटाया जाए जब वो उसका मतलब अनावरण करने जा रहे थे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, ये चीज़ें हमारे सामने नहीं आई बिल्कुल भी।
तो जो चीज़ सामने नहीं आई तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो हमें नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कह सकते हैं या करवा सकते हैं। क्योंकि जब हम उनसे मिलने के लिए वहाँ पर गए थे तो उन्होंने गुर्जरों के बारे में बहुत चिंता व्यक्त की थी कि ये लोग हमेशा देश के लिए लड़ते रहे हैं और इनके शिक्षा में और संसाधनों में चूँकि ये लड़ाई से हमेशा जुड़े रहे तो ये पिछड़ गए, जबकि ये बहुत बहादुर जाति है। और वो यहाँ पर वो विश्वविद्यालय के बारे में भी गंभीरता से उन्होंने हमसे चर्चा की थी और संभवतः आने वाले समय में यहाँ पर विश्वविद्यालय यहाँ पे जो है सभी पार्टियों ने गुर्जर उम्मीदवार ही उतारा है, मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, सभी ने। तो अन्य जो दल हैं उनके नेताओं का कहना है कि भाजपा ने गुर्जर समाज के साथ सही नहीं किया है। अब वो एक तरीके से ठाकुरों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और उन्होंने गुर्जर और ठाकुर के बीच में बंटवारा किया है। इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, यहाँ गुर्जर ठाकुर के बीच में कोई बंटवारा नहीं है। भारी संख्या में से सभी जो है गुर्जर समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, ठाकुर समाज के लोग भी वोट कर रहे हैं, एक साथ मिलकर चुनाव अभियान भी चला रहे हैं। यहाँ तो कोई किसी किस्म का इस सीट पे कोई वो नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये तो रहे, देखिए राजनीतिक बात है, अलग अलग दल अलग अलग तरीके की बात करते हैं, लेकिन ये एक मौका है हम लोग सम्राट मिहिर भोज के बारे में थोड़ा जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि इनका इतिहास क्या रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया से जब आप सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें देखते हैं, उसके बाद जब ज़मीन पे आप उतरते हैं तो उसकी तस्वीर कुछ अलग होती है, उसकी कहानी कुछ अलग होती है। तो हमारे साथ मिहिर भोज विद्यालय के अध्यापक रह चुके हैं जो इसमें रिटायर हो चुके हैं और हम उनसे इस चीज़ को समझना। एक बार सर आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश बावी है जी, राजेंद्र बावी जी। तो सर थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को समझाइए मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज के बारे में, इनका इतिहास के बारे में अगर आप थोड़ा जानकारी दें। हाँ, मिहिर भोज के विषय में जो विवाद रहा अब से पहले, ये बिल्कुल अस्थायी था और कुछ असामाजिक तत्वों का एक गठजोड़ था। किसी विषय पर था ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें कोई एकदम स्पष्ट बात यह है कि हर आदमी को ऐतिहासिक जानकारी कमी है। भारत 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन का साम्राज्य था, उस समय तक भारत एक था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के बाद भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा और 11वीं शताब्दी तक अनेक राजपूत शासन जो है वंश जो सत्ता में रहे। इस सारे काल को राजपूत काल कहा जाता है। इसमें कहीं सोलंकी वंश भारत के किसी हिस्से में, कहीं प्रतिहार वंश, कहीं चौहान वंश, कहीं चंदेल वंश, और इस तरीके से जब प्रतिहार वंश है गुर्जरों का वंश था। इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी के अंत से शुरू हुई और 816 में इनका मिहिर भोज का जन्म हुआ। 836 में इनका शासन संभाला इन्होंने, लगभग 890 तक लंबे समय तक शासन किया। ये बहुत बड़े भारत के क्षेत्र में इनका शासन था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पहले जातियों के नाम पर कॉलेजों के नाम थे, लेकिन सरकारी कार्यक्रम में ये हुआ कि जातियों के नाम हटाए जाएं। जैसे लखावटी जाट कॉलेज था, ये गुर्जर कॉलेज था, तो वहाँ तो अमर सिंह जाट कॉलेज रख दिया गया। यहाँ पर लोगों में पहले तो बहुत कुछ विवाद रहा भाई किस विषय पर नाम रखा जाए, लेकिन इतिहासकार जो मेरठ के थे हमारे और भी कई जगह के थे, उन्होंने निश्चित किया कि हमारे प्रतिहार वंश का जो सबसे ज़्यादा सफल शासक रहा वो मिहिर भोज महान रहा। उन्हीं के नाम पर इस संस्था का नाम रखा गया। ये संस्था लगभग 300 बीघे ज़मीन में फैली हुई है, जिस ज़मीन को हमारे पूर्वजों ने गवर्नमेंट से अलॉटमेंट कराकर ये शिक्षा संस्थान चल रहे हैं। लगभग 6-7 संस्थान हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ शिक्षा का कार्य हो रहा है। क्षेत्र के सभी जाति, सभी धर्मों के लोग, यहाँ तक कि बालिका विद्यालय बना है तब से तो इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बहुत अच्छा शिक्षा का संचालन चल रहा है। क्षेत्र में सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। कोई विवाद आज तक नहीं हुआ, ना हिंदू मुसलमानों को हुआ, ना गुर्जर ठाकुरों को हुआ। ये तो केवल मैं सन 74 से लेकर आज तक यहाँ हूँ, मैंने कभी यहाँ कोई विवाद नहीं देखा। ये पता नहीं कहीं एक बवंडर सा उठा कुछ लोगों का, जिन्होंने उन्माद किया। ये उन्माद अनावश्यक था, बेकार था, इसलिए चल नहीं पाया। और ठाकुर समाज के लोगों ने बाद में ये कहा कि भाई ये बात सही है, ये विवाद का विषय नहीं है। लेकिन सर एक बात बताइए कि जब किसी विद्यालय के नाम के आगे या किसी भी इंस्टीट्यूशन के नाम आगे अगर किसी जाति विशेष का, मान लीजिए कहीं ठाकुर के नाम से है, गुर्जर है या अन्य ब्राह्मण के नाम से कुछ कर दिया, आपको नहीं लगता कि ये किसी न किसी तरीके से एक जातिवाद को बढ़ावा देने वाली बात हो गई? नहीं, उसमें तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में सरकार ने
इकोनॉमिक हेल्प दी, और सभी लोगों ने जातिवाद समाज के विनाश के लिए नहीं है, ये तो समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए था। जाति जिसका दुरुपयोग आज किया जा रहा है। हमारे तो मनुस्मृति लिखी है जिन्होंने, जो समाज को वर्गों में इसलिए बांटा ताकि समाज आगे बढ़ सके। लेकिन सर ऐसे कैसे समाज आगे बढ़ सकता है? आप एक समाज के एक वर्ग को एकदम नीचे आपने ढकेल दिया और सुनिश्चित कर दिया कि आप इसी तरीके के आ रहे हैं सर आपके पास, आप इस तरीके के कार्य करेंगे तो वो समाज कैसे अपलिफ्ट होगा, उसकी अपलिफ्टमेंट कैसे होगी? देखिए, ये कल्पना मनुस्मृति में बिल्कुल भी नहीं है, मैंने खुद उसको पढ़ा है। ये समाज के कुछ आगे चल के व्यवस्थाओं में विकार पैदा हो ही जाते हैं, है नहीं। हम सब एक हैं, चाहे हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। ये जन्म से जातियाँ नहीं थी मनुस्मृति में। वहाँ पर जो शिक्षित है वो चाहे किसी वर्ग का है, वो ब्राह्मण है। नहीं, लेकिन सर जो हमारे संविधान को लिखने में जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने खुद ये चीज़ कहा है। और उसके बाद जितने दलित जो एक तरीके से स्कॉलर हुए, दलित स्कॉलर्स, उनका लगातार यही कहना है कि मनुस्मृति में ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये संस्थागत तरीके से भारतीय समाज में बिठाई गई, जिसकी वजह से ये जातिवाद पनपा। और आपने ऊपर के लोगों को छोड़ करके, मान लीजिए ब्राह्मण ठाकुर को छोड़ करके, तमाम जातियों का निरंतर दमन हुआ कई हजार सालों तक। ये बात सही है। व्यवस्था मनु ने जो बनाई थी, आगे चल करके धीरे धीरे वो विकृति बनी, जिसे भीमराव अम्बेडकर साहब ने समाज को बराबरी में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था शुरू की। ये बिल्कुल सही स्टेप था उनका। आज भी हम देख रहे हैं समाज में जो पिछड़े हैं उन और जो नीचे हैं, उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो ये तो विकार व्यवस्थाओं में पैदा होते रहते हैं। विकार के लिए व्यवस्था मनु की नहीं थी। मनु की व्यवस्था को लोगों ने बिगाड़ा। वो तो इतना अच्छा आप व्यवस्थित ग्रंथ है, विश्व के प्राचीन ग्रंथों में से एक ग्रंथ है। यदि आप उसकी स्टडी करेंगे तो वहाँ में दोष नहीं पाएंगे। जन्म के आधार पर जातियाँ नहीं थी। ये तो कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए व्यवस्था खराब की। व्यवस्था उसमें खराब नहीं है। और तभी अम्बेडकर साहब को ये जरूरत पड़ी कि भाई जो लोग पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, उनको आरक्षण दिया जाए, सेवाओं में भी, राजनीति में भी, हर जगह। आज सब बराबरी में आ रहे हैं सब। एक और सवाल का जवाब सर आप दीजिए। मैं यहीं से आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा इधर रहना पड़ेगा आपको। मेरा सवाल ये है कि जैसे अगर मान लीजिए जाति का इतना वो नहीं है, हाँ ठीक है, आप चेंज कर लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि जातियों का उस तरीके का प्रभाव नहीं है, तो यहाँ पे बताइए, आपके इसी विधानसभा क्षेत्र में सभी राजनीतिक दलों ने क्यों गुर्जर जाति को ही टिकट दिया? किसी अन्य जाति के लोगों को यहाँ पे काफ़ी संख्या में मुसलमान भी रहते हैं, तो उनमें क्यों प्रतिनिधि नहीं बनाया गया? नहीं, ये तो सत्य है, इसको कौन इनकार करता है। जहाँ जिस जाति का बाहुल्य है उसको वहाँ टिकट दिया जाता है, हर दल देता है। इसमें क्या है, ये तो बिल्कुल सत्य है। जाति में बात है क्यों नहीं। यानी कि जातियों के हिसाब से ही वोट पड़ते हैं। हाँ, जातियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा वो पड़ता प्रभाव। जातियों के हिसाब से चुनाव प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जाति ही हमारे भारतीय चुनाव व्यवस्था में हावी रहेगी तो शिक्षा, ये सब कैसे मुद्दे बनते हैं? देखिए, जाति जो है, जाति तो वो कटु सत्य है। आप धर्म बदल सकते हो लेकिन आपकी जाति नहीं बदली जाएगी। गुर्जर मुसलमान हो सकता है लेकिन जाति मुसलमान होने के बाद भी गुर्जर ही रहेगी। तो जाति तो एक ये प्राचीन काल से बनी चली आ रही है और इनसे हम हट के करते हैं बहुत सारे काम। शिक्षा, चिकित्सा, ये मुद्दे बनते हैं, लेकिन टिकटें अक्सर जिस जाति का जहाँ बाहुल्य होता उसी को दिया जाता और हर दल देता। इसमें कटु सत्य है ये। ठीक है, तो चलिए, ये जाति के विषय पे कभी हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग इस दादरी विधानसभा क्षेत्र में जो बीच में विवाद हुआ था मिहिर भोज इनकी मूर्ति को लेकर के, और उसके बाद में यहाँ पे इस समय मौजूदा राजनीति में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? एडवोकेट धर्मेंद्र भाटी। धर्मेंद्र जी, बताइए कि इससे पहले यहाँ पे भाजपा के विधायक थे? हाँ, अभी विधायक भी भाजपा के ही हैं अभी इस टाइम, और अब चुनाव होगा उसके बाद फिर देखते हैं क्या। तो आपको क्या लगता है कि 4-5 सालों में क्या कुछ परिवर्तन आया? क्या इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में किस तरीके से एनालिसिस करेंगे? देखो, एनालिसिस का तो ये बात है, मुद्दे पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा, ट्रांसपोर्ट, ये सब होते हैं, लेकिन इन पर वर्क बहुत कम हुआ है।
अगर हम नेशनल लेवल पर जाएं तो ट्रांसपोर्ट का, हाईवेज का काम हुआ है, हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ, अच्छा, बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे कि आपके क्षेत्र में क्या काम होने चाहिए थे, कुछ अगर आप आइडेंटिफाई करके बता दें। यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है ये भूमि अधिग्रहण होनी है। कहाँ? जो क्षेत्र है दादरी का, ये चिठेड़ा क्लस्टर बना था, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ। 105 मीटर का हाईवे ग्रेटर नोएडा से हापुड़ तक जाना था, वो नहीं बना। तो हम ग्रेटर नोएडा के इतने नज़दीक होकर एक जो है व्यवसाय भी नहीं कर पा रहे हैं और जो नवयुवक है वो नौकरी भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ। अच्छा, अच्छा। तो इस मसले को लेकर के आप करंट विधायक के पास क्या ये बात रखी गई है? देखो, आम जन सभी अपनी शिकायतों को लेकर जाता है। अब किसकी सुनी किसकी नहीं सुनी ये एक व्यक्तिगत मामला हो जाता है, लेकिन अब जैसे प्रचार चल रहा है, सब कुछ अपने दावे कर रहे हैं, तो हर कोई कह रहा है कि नवयुवक को रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, पर हकीकत कुछ अलग है। रोजगार तो नहीं है यहाँ पर। रोजगार यहाँ मिल रहा है बाहर से आने वालों को। मतलब इस एरिया में जो भी कंपनी आ रही हैं वो बाहर के लोगों को रोजगार दे रही हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि यहाँ का लोकल जो है एक इमेज बना रखी है गूजरों की। यहाँ का गूजर जो है कंपनी में लड़ाई झगड़ा करेगा, बंद कराएगा, ट्रेड यूनियन करेगा, एक उनकी जो छाप है वो गलत कर दी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब अपना जो गूजर है मुआवजे मिले, व्यवसाय कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक दिल्ली एनसीआर है इसको इतनी मतलब, और इसमें गूजर बाहुल्य है पूरा दिल्ली एनसीआर। दिल्ली में भी गूजर काफ़ी हैं और संपन्न हैं, लेकिन गूजर और संपन्न ना हो जाए, इनको जो है दबा और कुचला ही रखो, ये कोशिश हो रही है और हर दल कर रहा है इस चीज़ को। अच्छा, आप जैसे कुछ उदाहरण हमको थोड़ा सा समझा पाएंगे क्या? क्योंकि आप जो बात बोल रहे हैं कि एक छवि बनी हुई है गुर्जरों की कि ये बहुत लड़ाके टाइप हैं, या फिर मतलब आप जो बोल रहे हैं कि दादा जैसे कंपनियों में जो सोचा, जो आप कह रहे हैं कि उनको रोज़गार नहीं दिया गया, कि ये आएंगे मारपीट करें, तमाम इस तरीके की जो धारणाएं बनी हुई हैं, थोड़ा उदाहरण दे सकते हैं क्या कि कैसे पिछले कुछ सालों में उनकी आय में या गिरावट आई हो, या किस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ी है? देखो, गूजरों की आय में अगर देखो, जहाँ पर एक्वायरमेंट हुआ है, मैं कटु सच्चाई बता रहा हूँ, जहाँ पर एक्वायरमेंट हुआ है वहाँ तो उनकी आय, जीने के साधन संसाधन वो सब उच्च लेवल का हो गया है। लेकिन जहाँ पर नहीं है, एक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप एक पूरा दिल्ली एनसीआर यहाँ पर गूजर ही है, वो आज भी या तो खेती कर रहे हैं, नौकरी उनको यहाँ मिल नहीं रही, बस वही स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा कुछ नहीं सुधरा है। तो इसका फिर आप सल्यूशन के रूप में क्या पेश कर, क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन इसका यही है कि गूजरों को भी अपना व्यवसाय करने के लिए, और व्यवसाय हर कोई नहीं कर सकता, नौकरी करने के मौके मिलने चाहिए। और यहाँ पे इतनी प्राइवेट कंपनियाँ हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि कम से कम 10 लाख लोगों को आसानी से रोज़गार मिल जाएगा। अच्छा। हाँ जी, लेकिन अब वो रोज़गार जो है, बात वहीं आ जाती है कि यहाँ के लोकल नहीं लिए जाएंगे। जबकि ये चीज़ मैं आपको बताऊं, आप ये हरिद्वार सिडकुल वहाँ चले जाइए, वहाँ लोकलों की भर्ती होती है। यहाँ गूजरों की भर्ती क्यों नहीं हो रही, जब वहाँ पे पहाड़ियों की भर्ती हो रही है? लेकिन अभी मुख्यमंत्री जहाँ भी जा रहे हैं या भाजपा का जहाँ भी प्रचार कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ भी ये दावा किया जा रहा है कि काफ़ी लाखों की संख्या में लोगों को रोज़गार दिया गया है। देखो, रोज़गार बिल्कुल दिया गया है, हम रोज़ अखबार में पढ़ भी रहे हैं, सबके अपने अपने दावे हैं, ठीक है। और 5 साल में एक आ गया कि हमने रोज़गार दे दिया। अगर रोज़गार दे दिया है तो फिर आगे रोज़गार, तो सबको रोज़गार मिल गया है, फिर ये दावे क्यों हो रहे हैं? जब सबको रोज़गार दे ही दिया है तो अब क्या बच्चों को रोज़गार दोगे? बच्चों को चिकित्सा, पढ़ाई लिखाई उसके लिए प्रेरित करो, ये रोज़गार की बात ही ख़त्म कर दो फिर। ठीक है, तो ये आप देखिए कि भले ही जो गुर्जर या ठाकुर को लेकर जो भी विवादित क्षेत्र में हो रहा हो, लेकिन एक रोज़गार जो है यहाँ पे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ युवा हैं हमारे साथ, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कि क्या
क्या चीज़ें यहाँ पे बदली हैं पिछले 4-5 सालों में, और वो अपने आप को इस चुनाव में, इस राजनीति में अपना कंट्रीब्यूशन किस तरीके से देखते हैं, उनके मुद्दे यहाँ पे उठाए जा रहे हैं या फिर नहीं उठाए जा रहे हैं। तो आइए आप बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहित है। मोहित जी, क्या आप अभी कुछ देर पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि आप बता रहे थे कि यहाँ पे ये विवाद तो चलिए एक अलग चीज़ है, लेकिन युवाओं का क्या है यहाँ पे, मतलब उनके मुद्दे किस तरीके से उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे वो तो एक ही मुद्दा है रोजगार का, कि उन्हें रोजगार मिले और जितनी वैकेंसीज निकलती है वो टाइम पे पूरी हो जाए। कुछ वैकेंसीज ऐसी भी हैं कि 5-5 साल से अटकी हुई हैं, और अभी जैसा आपने बिहार में देखा क्या चल रहा है रेलवे का, तो इसी तरह से पूरे देश में रोजगारों का बहुत बुरा हाल चल रहा है। नौकरी नहीं है, गवर्नमेंट कुछ कितनी सारी नौकरीज हैं जो जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, फाइनल चीज़ नहीं हो रही है उनकी। अभी 2016 की भर्ती थी एक सब इंस्पेक्टर की, वो अब 2022 में जाकर कंप्लीट हुई है। तो 5-5 साल का लंबा टाइम खिंच जाता है, वहाँ बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, करें क्या, वहाँ भी फंस गए और वहाँ पूरा कंप्लीट भी नहीं, बीच में क्या करें। तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है फिलहाल इस समय। नहीं, अच्छा आप अपना बताइए, आपकी मतलब आप क्या अभी कहीं ट्राई कर रहे हैं या फिर आपकी नौकरी नहीं, वगैरह? मेरा तो अपना काम है। मैं आप पढ़ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैं अभी डीयू में हैं? कौन से? ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इस राजनीति में मुद्दों को? इस राजनीति में सिर्फ एक मुद्दा होना चाहिए, वो होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं जातिवाद, धर्मवाद। चुनाव आते आते मुद्दा वही हो जाता है कि हम जो पिछले 70-75 सालों से देखते आ रहे हैं कि चुनाव होना है सिर्फ जाति के बेसिस पे, सिर्फ धर्म के बेसिस पे। यहाँ पे डेवलपमेंट का मुद्दा ही नहीं उठाया जाता। डेवलपमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, जो इंडिया का स्टैंड होना चाहिए दुनिया में। हाँ, हम 70-75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए। चाइना को देख लो, हमसे बाद में आज़ाद हुआ था। वो कहाँ पे एशिया की सुपर पावर बन चुका है। इंडिया अभी भी हम, एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि 28 राज्य हो गए, एक सेंटर में चुनाव होता है 5 साल में। हमारे हर 5 साल में चुनाव कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं और उनमें बजट इतना ज़्यादा वेस्ट करते हैं। या तो एक वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए जो उससे टाइम का भी बचाव हो और जो वो बेफालतू के पैसे वहाँ पे किसी डेवलपमेंट में यूज़ हो सके। अभी आपने नहीं, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। एक बात आप और बोल रहे थे कि राजनीति यहाँ से जो है जाति आधारित या इन सब के आधार पे पूरे इंडिया में ही नहीं, होती लेकिन आप कैसे इस चीज़ को समझते हैं कि ये कैसे ख़त्म हो पाएगा? आप अपने घर का उदाहरण देके समझाइए थोड़ा सा। हम मतलब अगर देखो आप, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे अभी एक जो मोदी जी ने करा, एक वो सिलेंडर वाला करा था, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लाए थे। वो वहाँ पे उन्होंने फोकस करा था डेवलपमेंट को, ना कि किसी जाति विशेष को। वो बांटे गए थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब में बराबर, वो सब चीज़ बराबर हुई थी। तो ऐसे जो पॉलिसीज़ होती हैं वो पॉलिसीज़ डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए, ना कि अब देखो चुनाव जब आते हैं सब कैंडिडेट्स देखें आपने, जहाँ मेजॉरिटी जिसकी उसका कैंडिडेट। यहाँ पे डेवलपमेंट मुद्दा नहीं रहता। तो सिर्फ मुद्दा होना चाहिए डेवलपमेंट, मुद्दा होना चाहिए रोजगारी, मुद्दा होना चाहिए डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, करेंसी। अब देखो रुपीज़ की वैल्यू कितनी कम होती जा रही है। पॉलिसीज़ होनी चाहिए लोगों को उभारने वाली, ना कि उनको दबाने वाली। ठीक है। हाँ अंकल जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, पूछो आप। नहीं तो सादिक हूँ अपने कौल का, सादिक हूँ अपने कौल का, है गालिब खुदा का भा, कहता हूँ सच की झूठ की आदत मुझे नहीं। हाँ, आप पूछो, क्या पूछो। ये जो कॉलेज बन रहे हैं ये गवर्नमेंट की ज़मीन थी जो पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से हासिल की सरकार से। ये मिहिर भोज 8वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े ये समझो सम्राट हुए हैं। तो ये ज़मीन, ये सब गुजरों का इलाका है, और ये सब कॉलेज जो हैं ये जितने चंदे से बने हैं, बड़ी मेहनत से बने हैं ये। तो और गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से ये संस्थाएं चल रही हैं। गुर्जर विद्या सभा इनका संचालन कर रही है बड़ी कुशलतापूर्वक। तो क्या सरकार इसमें कोई रोड़े डाल रही है? क्या इसको किसी तरीके से प्रभावित करने की कोशिश किया जा रहा है? सरकारी कैसे? नहीं, क्या सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप है क्या, या वो इस व्यवस्था को? यहाँ किसी का हस्तक्षेप नहीं है, कोई पार्टी यहाँ हस्तक्षेप नहीं करती, और यहाँ सामंजस्य है, आपस में भाईचारा है, तो कोई इस तरह की बात नहीं है। और यहाँ अध्यापक भी जो रहे हैं मेरे साथ, मैंने 34.5 साल यहाँ पढ़ाया। तो ये समझो सभी जातियों के लोग एकजुट होकर के यहाँ रहे हैं।
और तो क्या 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 इस एकजुटता को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? सुधारने की बिगाड़ने की? बिगाड़ जो आपकी यूनिटी है, जो आपकी एकजुटता है, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि सालों से ये आपके यहाँ के समाज में एकजुटता है, क्या इसको किसी तरीके से बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? यहाँ लोकल टीचर्स थे ज़्यादा, तब तक अनुशासन बहुत अच्छा रहा, और जब बाहर के आ गए तो उन्हें अनुशासन से इतना लगाव नहीं है। और जब यहाँ लोकलिटी के लोग थे तो यहाँ जो बहुत बढ़िया अनुशासन था। भगवत सिंह का टाइम प्रधानाचार्य हुए हमारे भगवत सिंह, ये समझो बाउंड्री बॉल नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन कॉलेज को बहुत अच्छी तरह रखाया। उसके बाद महेंद्र सिंह आए, महेंद्र सिंह ने भी सही रखाया है। और अब थोड़ा सा इंटर कॉलेज में तो जो प्रिंसिपल है वो थोड़ा डामाडोल सा है और ऑफ सिटिंग चल रहा है, तो अनुशासन भी यहाँ का बहुत अच्छा रहा है। शुक्रिया अंकल जी हमसे बातचीत करने के लिए। आइए अभी हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ रहे हैं, जो नए लोग, जिनकी अभी ये नई राय आप जानेंगे। सर एक बार अपना नाम बताइए। विनोद कुमार। तो आप यहीं के निवासी हैं? नहीं, निवासी तो यहाँ के नहीं है, रह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ। आप वोट डालते हैं यहाँ पे? जी हाँ। हाँ? हाँ हाँ। तो इससे पहले, अभी तो भाजपा रही 5 साल, इससे पहले की सरकारों को भी आपने देखा होगा। बिल्कुल देखा। कुछ अंतर देखते हैं पिछले 10-15 सालों में? आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए। किस तरह का अंतर जाना चाहते हैं? विकास में, सामाजिक समरसता में, इन सब में आप कोई अंतर देखते हैं? कौन सी सरकार का योगदान है? अथॉरिटी कर रही है और कर कौन रहा है? अथॉरिटी में सरकार की भूमिका नहीं होती? नहीं होती है। सरकार अथॉरिटी जो है सरकार के पक्ष के अनुसार ही तो चलेगी। चाहे बसपा की सरकार हो तो बसपा के पक्ष में चलेगी, सपा की होगी सपा के पक्ष में चलेगी, बीजेपी की होगी तो बीजेपी के पक्ष में चलेगी। एंटी कैसे चल जाएगी अथॉरिटी? एंटी नहीं चल सकती ना अथॉरिटी, नहीं। मेरा सवाल के साथ होती है ना। हाँ, तो वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप अलग अलग पार्टियों का, उनके कार्यों में कुछ अंतर आप देखते हैं? हाँ, नहीं डेवलपमेंट तो हो रहा है। हाँ, लेकिन किस तरह का डेवलपमेंट पूछना चाह रहे हैं आप? वो तो आप बताएंगे ना कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं, उसमें कौन सा अच्छा हुआ, कौन सा होना चाहिए नहीं हुआ, वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ। मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ। नहीं, रोड सड़कें बन गई काफ़ी सारी। हाँ, उन आने जाने के साधन हो गए, बस। और क्या डेवलपमेंट है? इस बार जब चुनाव में आपने अलग अलग पार्टी का अलग अलग वो लोग घोषणा पत्र उनका होगा। ये बच्चे बात उठा रहे थे यहाँ पे बेरोजगारी की, क्षेत्रीय आदमियों की, उस पर गौर कीजिए आप। क्या प्राइवेट सेक्टर में क्षेत्र का कितने % आदमी होना चाहिए? ये है नियम या नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो लागू क्यों नहीं होता यहाँ पर? यहाँ पर क्षेत्रीय आदमियों के बच्चे लिए नहीं जाते हैं। वो सही कह रहे हैं कि बाहर के बच्चे लिए जाते हैं। बाहर के से मतलब है बिल्कुल बाहर के, यहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से दूर के, पूर्व साइड के। यहाँ के बच्चा नहीं लिया जाएगा। क्योंकि किसी भी कंपनी में उठा के देख लीजिए आप। अगर आप नाम गिनाओ कंपनी के तो मैं नाम बता दूंगा कंपनियों के तुम्हें, उनमें सब में ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ के तो आदमी केवल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर सकते हैं, वहाँ पर परमानेंट नहीं लगते हैं। अब क्यों नहीं लगते ये मुझे भी पता नहीं है, रीज़न क्या है। नहीं, लेकिन ये मुद्दा आप संबंधित अथॉरिटी के पास लेके गए? सरकार, चाहे विधायक के पास, सांसद के पास, या अथॉरिटी में ही? विधायक जी के पास में तो लोग बाग नौकरी मांगने के लिए जाते हैं। वो कहते हैं नौकरी हमारे पास में होती तो फिर बात ही क्या थी। हाँ, वो भी असमर्थ है इसमें। अब उसमें कुछ ना कुछ तो कारण होंगे जिस वजह से वो असमर्थ हैं, नहीं लगा पा रहे आदमियों को वहाँ पर। आप ये कह रहे हैं कि विधायक कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं हो पा रहा। अगर वो चाहेंगे तो अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन वो चाहेंगे तब ना। नहीं तो हाँ, नहीं तो अभी जैसे यहाँ पे जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, तो उनके मुद्दों को आप एनालाइज कर रहे होंगे। कौन आपको बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है? ये तो देखो पार्टी विशेष मामला होगा, ऐसा मत पूछो क्वेश्चन। वोट यहाँ सभी अपने ही आदमी हैं। अपने मतलब अपने ही पार्टियों के जितने भी आदमी हैं सभी हमारे भाई हैं। हाँ, नहीं, सभी ताऊ चाचा हैं। नहीं, वो तो ठीक है, उस पे इसमें फंस जाएंगे हम। हाँ हाँ। भाई हमने किसी आदमी का नाम ले दिया तो हमारा एंटी हो गया ना। नहीं, बात वो नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे किसी से, आप, मैं नहीं कह रहा हूँ आप दुश्मनी कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि एक मैं भी समझना चाह रहा हूँ कि आपके नज़र में, आपके निगाह में क्या बेटर सोल्यूशन हो सकता है, और कौन सी पार्टी आपको ऐसा देने का वादा कर रही है?
फिलहाल तो बीजेपी चल रही है जी, बीजेपी से उम्मीद लग रही है, अदरवाइज पार्टी के पास में तो अभी कुछ है नहीं यहाँ पे। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा विधायक भी तो बीजेपी के हैं, वो आपका समाधान तो कर नहीं पाए आपकी समस्याओं का। नहीं, समाधान लेकर के जो बच्चे लोग गए होंगे तो वही बताएंगे ना कि समाधान हुआ नहीं हुआ उनका, कितना उनको मिला, कितना को उन्होंने नौकरी लगवाई, कितना को नहीं लगवाई, ये तो वही बताएंगे ना। अध्यक्ष जी से बात कीजिए आप हमारे। हाँ, आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन एक आखिरी सवाल, जब आप वोट देने जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है, किस आधार पर वोट डालते हैं? हम देश को देख करके वोट डालते हैं, इसका मतलब अपने भारत के बारे में सोच करके। हमें वहाँ कौन अच्छे पायदान पे लेके जा रहा है हमारे इंडिया को, उसे देख करके वोट डालते हैं, नहीं कि क्षेत्र को देख करके। नहीं, देश को मतलब आपके दिमाग में प्रधानमंत्री होते हैं? प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, दो ही सुप्रीम पावर हैं। तो आपकी स्थानीय समस्याओं का समाधान तो आपका स्थानीय नेता विधायक करेगा या सांसद करेगा? हाँ, ये बात भी आप सही कह रहे हैं। तब उनके पास चले जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है तो कर देते हैं, नहीं अच्छा लगता तो कर देते हैं। चलिए, खैर, आपने कई सारे विषय पे बात की आपसे। आप बैठिए एक बार। आप ये बताएं कि जैसे आप भाजपा से भी जुड़े हुए हैं और गुर्जर सभा के अध्यक्ष भी हैं, तो जैसे इस क्षेत्र में जो युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक प्रतिनिधि के रूप में तो आप जाते होंगे उन लोग से इस मसले पे बातचीत करने के लिए, तो क्या समाधान मिलता है? देखिए, ये मसला अभी पूरी गंभीरता से लिया गया है और हमारे माननीय विधायक तेजपाल नागर जी ने स्वयं मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में भेंट की और आने वाले जितने भी अब उद्योग धंधे यहाँ लगेंगे उनमें 40% लोग यहाँ के युवाओं के लिए 40% वो कर दिया गया है आरक्षण। ऐसे तो पहले भी वादे किए जाते थे। हाँ, लेकिन पहले ये बायलॉज में या इनके उसमें एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ था तो पहले भी यही कि स्थानीय लोगों को रोजगार दें, लेकिन ये लिखित में नहीं था, केवल वर्बल ही था। अब ये लिखित में हो गया है। इनका जो अलॉटमेंट हो रहा है उसमें लिखी जा रही है ये शर्त 40% स्थानीय युवकों को रोजगार दिया जाएगा। और रही विकास की बात, ये आ गई बाइलॉज? हाँ, आ गया। मैं ऑर्डर भी दिखा देता, आज मेरे पास नहीं है, नहीं मैंने कई लोगों को बांटा ही भी है वो। रही विकास की बात, यहाँ पर जितने भी स्थानीय रोड हैं गांवों के सबका चौड़ीकरण किया गया है, मशीन से रोड बनाए गए हैं। आप पीछे देख रहे हैं ये लैब की यहाँ जो है 3 करोड़ रुपए इस लैब के लिए आए। अभी हम एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनवाने जा रहे हैं जो इस ज़िले की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। ये विधायक जी के ही प्रयास से हो रहा है। हर बिंदु पे विधायक जी ने यहाँ पर काम किया है, खूब काम किया है। और रही बात जो अभी मेरे मित्र कह रहे थे राष्ट्र की, वास्तव में ही ये वोट राष्ट्र के लिए ही देना चाहिए कि आज हम अपने देश की जो भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, चारों तरफ से हम इस्लामिक राष्ट्रों से घिरे हुए हैं और जहां इस्लामिक कट्टरता सिर उठा रही है। चारों तरफ कहाँ इस्लामिक राष्ट्र है? देखिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहाँ पर हाँ, तो चारों ही तरफ मान लो उसको, एक तरफ ऐसे कैसे मान लो? एक तरफ चीन है, अलग ये 3 तरफ घिरे हुए हैं। 3 कहाँ? नीचे फिर उधर श्रीलंका है। चलिए, तो फिर भी हमारे पड़ोस में इस्लामिक राष्ट्र का अफगानिस्तान का बहुत थोड़ा सा हिस्सा लगता है। हाँ, लेकिन वो तो वहाँ से वहाँ तक ये जितने भी आतंकवादी हैं सब आतंकवादी। आप ये बताए, आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी अंदर तक जो है ऐसी कई सारी रिपोर्ट आ चुकी हैं कि चीन ने आगे वहाँ घर तक बना लिया है, वहाँ कॉलोनी बसा दी है। अब बताइए, अब राष्ट्र की सुरक्षा हुई? देखिए, चीन अपने क्षेत्र में कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारे अपने कैसे? हाँ, तो वो हमारे क्षेत्र में आ गया ना, अरुणाचल प्रदेश। हमारे क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। ये सब प्रोपगंडा है, झूठा प्रचार है। इसलिए सर, सैटेलाइट इमेज जो होता है, सैटेलाइट इमेज, आप तो चलो वहाँ पे नहीं है। 10 साल पहले ठीक है सर, वो आप जैसे सैटेलाइट इमेज से जब आप देखते हैं तो उस आधार पे वो प्रूफ कर दिया गया है। देखिए, आप बताइए, गलवान घाटी में जो घटना हुई थी, भारत के कई सारे सैनिक वहाँ मारे गए, 20 सैनिक बताते हैं। तो आप वो बताओ कि वो क्या है, वो क्या, उस दृष्टि में आप कैसे देखते हैं कि भारत क्या चीन का सामना करने के लिए तैयार है? देखिए, चीन के भी उसमें काफ़ी सैनिक मरे थे, लेकिन वहाँ पर जो बताए नहीं जाते। और हमारे यहाँ लोकतंत्र पूरी तरह से पारदर्शिता है, जो कुछ भी है वो सबके सामने है। चीन के बहुत उसमें सैनिक मरे थे, उन्होंने अपने नहीं बताए। और भारत बता सकता था, भारत ने भी तो नहीं बताया। नहीं, भारत तो बता रहा था उनके सैनिकों को, आधिकारिक आंकड़े नहीं, भारत ने बताया, लेकिन खैर बस एक चीज़ में नहीं बताता तब तक वो प्रूव नहीं होता।
नहीं, आपने एक बात करी, इन्होंने भी बात की, आपने भी बात की कि राष्ट्र को ध्यान में रखना। आ रहे हैं चाचा जी आपके पास। आपने कहा कि राष्ट्र को ध्यान में रखने का क्या मतलब होता है? अब आप उस बात को पूरी सुनिए। ये जो कट्टरवादी सोच के लोग सत्ता में बैठे हैं इन देशों में, तीनों में, उससे यहाँ भी जो है वो कट्टरता जन्म ले रही है। दूसरी जो वहाँ की घटनाएं होती हैं उसका असर सीधा, जो पाकिस्तान में घटना, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जो घटनाएं हो रही हैं उसका भारत पर सीधा असर पड़ रहा है, भारत की राजनीति पे सीधा असर पड़ रहा है। कैसे, थोड़ा उदाहरण देके समझाइए। यहाँ पर अब एक विशेष समुदाय, मैं हिंदू कट्टरवाद के भी खिलाफ हूँ, मुस्लिम कट्टरवाद के भी खिलाफ हूँ, और भी किसी तरह का जातिवाद या ये धर्मवाद, इन सब के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी हो, हर व्यक्ति को खाने की आज़ादी हो, हर व्यक्ति को हर प्रकार की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन जब एक वर्ग विशेष ये तय कर लेता है कि मुझे उक्त पार्टी के या उक्त व्यक्ति के खिलाफ ही खड़ा होना सबके सब, तो दूसरों में भी उसका रिएक्शन होता है। उस प्रतिक्रिया में अब लोग समझते हैं कि मोदी के हाथ में नेतृत्व देश का रहेगा तो यहाँ पर कोई भी कट्टरवाद जन्म नहीं लेगा और भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी और इंटरनल सुरक्षा भी हमारी। ये बताइए कि उत्तराखंड में अभी कुछ दिनों पहले एक धर्म संसद हुआ था और वहाँ से जो है खुले नारेबाजी की गई, एक मुसलमानों अल्पसंख्यकों को वहाँ पे मारने काटने की ऐसी बातें की गई। उसका क्या आज तक कोई उसमें क्या कार्रवाई हुई? वो क्या कट्टरता नहीं है? देखिए, बिल्कुल कट्टरता है और हम उसका विरोध करते हैं। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से जोरदार कार्रवाई होनी चाहिए। और उसमें भी एक हमारे जो मुस्लिम भाई ने धर्म परिवर्तन करके जो आए हैं, वो त्यागी जी बने हैं, वो सबसे ज़्यादा अग्रणी रहे हैं। ज़्यादा क्या, वो तो नरसिंहानंद के साथ में है। हाँ, तो हम उसके खिलाफ हैं बिल्कुल कि कट्टरता किसी की भी, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी कट्टरता की बात करता तो वो देश को तोड़ने की बात करता, हम उसके विरुद्ध हैं बिल्कुल। ये बताइए कि भाजपा में कितने मुस्लिम विधायक हैं? भाजपा में एक मुस्लिम विधायक को टिकट दिया, गठबंधन। विधायक नहीं, अभी तो प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी हैं, विधायक तो कोई है ही नहीं। उत्तर प्रदेश सभा था तो मुस्लिम विधायक को इतने टिकट दिए। आपसे ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, वैसे मत लीजिएगा, क्योंकि आप भाजपा का समर्थन करते हैं तो जाहिर सी बात है आपसे ये सवाल बनता है। खुल के बोलूंगा। हाँ, ये मैं भाजपा, आप वही मैं जानना चाह रहा हूँ कितने मुसलमान, चूंकि आप धार्मिक समरसता की बात कर रहे हैं, तो समरसता कैसे बनेगी जब सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व होगा? उसके बिना तो जैसे जातियों का प्रतिनिधित्व चाहिए, धर्म का प्रतिनिधित्व चाहिए, तो भाजपा तो सबसे बड़ी पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें जीती थी, तो उसमें कितने विधायक थे? मैं मानता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की गलती है और हम इसका जो समर्थन नहीं करते। इनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए अपने साथ मिलाना पड़ेगा, इनको भी बराबरी का हक देना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट बात मेरी। तो ये चलिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली। इसका अगर आप बताएं कि ये कैसे संभव हो पाएगा, जो आप कह रहे हैं कि मुसलमान इसे, देखिए किसी भी देश में आप जानते हैं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बहुसंख्यकों को आगे आना पड़ेगा, उनके खुल के ये करना पड़ेगा कि भाई जो अल्पसंख्यक समाज है वो असुरक्षित महसूस ना करे। ठीक है, भारत तो धर्मनिरपेक्ष है, तो इसके लिए आप कैसे देखते हैं कि इसका रोड मैप क्या हो सकता है? देखिए, इसके लिए दोनों तरफ से हाथ बढ़ाने पड़ेंगे। एक कोई कुआं में गिरा हुआ है, मैं ऊपर से हाथ करूं अपना नीचे को, वो ऊपर को उठाए, मैं उसे पकड़ के खींच लूं, तो दोनों तरफ से जब संवाद होता है, बढ़ते हैं, एक कट्टरता ख़त्म होती है। भारतीय जनता पार्टी को अभी मुस्लिम समाज ने अछूत समझ रखा है, जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी भरपूर टिकट देंगे इनको। ऐसा भी हो सकता है ना कि भाजपा उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि ध्रुवीकरण हो गया, वो उतनी संख्या में है नहीं, तो उनका वोट बैंक किस तरफ आ गया? देखिए, ध्रुवीकरण के लिए भी जो है अगर जिम्मेदार है तो ये कट्टरवादी लोग हैं जो ढोल बजाते हैं। मुसलमान तो एक तरफा उस पार्टी को जा रहा है, अन्यथा मुसलमान भी हिंदू की तरह बढ़ते हुए सब पार्टियों को वोट करें तो मुसलमानों को भी सभी पार्टियों में स्थान मिलेगा निश्चित रूप से। ये तय हो जाता है कि अब ये अजान दे दी गई, चाहे वो झूठे प्रचार हैं, सच नहीं है, लेकिन ये समाज में एक संदेश फैलाया जाता है मुसलमान तो एक पार्टी को, समाजवादी पार्टी को ही वोट दे रहा है, तो इसलिए इनके खिलाफ एकजुट हो जाओ। अन्यथा तो जैसे
हर समाज हर पार्टी को वोट कर रहा है, ऐसी मुस्लिम समाज को भी खुल के हर पार्टी के साथ आना चाहिए, हर पार्टी में अपने नेता भेजना चाहिए, तभी तो ठीक होंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। इनके अंदर पहुंचो, अंदर घुसो इनमें जा कर के और अपनी बात रखो मजबूती से। भाई हम भी इसी देश के हैं, हम भी यहीं के रहने वाले हैं। हम कैसे नहीं है भारतीय, हम कैसे राष्ट्रभक्त नहीं है, हम राष्ट्र प्रेमी कैसे नहीं है। ये मिलजुल के चलें तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और होनी चाहिए देश के हित में। यही है कि ये हम और ये सब मिलजुल के यहीं के तो रहने वाले हैं, कहीं भाग के तो किसी को जाना नहीं है। अगर इस देश में हम लड़ते झगड़ते रहेंगे तो अपना ही घर खराब करेंगे। हम प्रेम से प्यार से रहेंगे तो हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे और दुनिया में हम अपनी धाक जमा पाएंगे। चलिए, एक अच्छी बात आपने जो की कि संवाद होना चाहिए, आपने मिलजुल करके एकता की भी बात की, वो भी काफ़ी आपने अच्छी बात की। चाचा जी आप बोल दीजिए, उसके बाद हम इसको बंद करेंगे। आज की यहाँ की जो समस्या है, समस्या बताऊँ आपको। यहाँ की सबसे ज़्यादा समस्या जो है, ये समझो यहाँ माहौल थोड़ा सा वैसा है, स्टेट बैंक भी है और भी है। यहाँ चौकी होनी चाहिए एक। ये लड़कियों के स्कूल हैं कई लगा के 6ठी से और पीजी तक, और लड़कों के भी जो लगा के 6ठी से पीजी तक हैं। तो इसमें यहाँ जो थोड़ा सा अनुशासन के लिए रोज़ चौकी भी ज़रूरी है। दादरी में कोई चौकी नहीं है, सिवाय स्टेशन के कोई चौकी दादरी में नहीं है। और अनुशासन के उसको और बात पूछो राजनीति की। आप राजनीति में यहाँ ये समझो जो कैंडिडेट अच्छा है और वो है, तो वो कुछ जातियाँ विशेष जो है बंधी हुई हैं, उन्हें अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है। अब मुसलमान सैपा के साथ जुड़ा हुआ है और जाटव बसपा के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ और कोई ये समझो किसी तरह का कोई और भेदभाव नहीं है। यहाँ और सब जाति जो कैंडिडेट अच्छा है और वो उसको वोट करती हैं। चलिए, बहुत बहुत नहीं, हमने काफ़ी सारी बातचीत कर ली सब लोगों से, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखना, हमने स्टार्ट किया था मिहिर भोज की मूर्ति को लेके जो विवाद उठा था, और हम लोगों ने यहाँ पे रोज़गार और यहाँ पे एक तरीके से मुसलमान समुदाय के भी लोग रहते हैं और गुर्जर हैं और अन्य जातियाँ भी हैं, तो उनके बीच में एक भाईचारा मेलजोल समरसता कैसा है उस पर भी बात की, और एक तरीके से पूरे राज्य की स्थिति को लेकर के हमने बात की। आप देख रहे थे द लंदन टॉप। नमस्कार।